अनीशा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनीशा, जरा एक बार विस्तार से समझाइए कि आज किस तरीके से अपने आदेश में क्या क्या बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, जिस तरीके का जिक्र हो रहा है, क्या कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं आगे के लिए, क्या जानकारी मिल रही? देखिए नेहा, बहुत डिटेल्ड जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज दी है। सबसे बड़े अगर आपको हमें 5 बिंदु बता दें तो ईडी के पास जो इंक्वायरी करने की पावर है, इन्वेस्टिगेशन की पावर है, लोगों को पूछताछ के लिए बुलाने की पावर है, उसको पूरी तरह से सही माना है कोर्ट ने कि ईडी जिस तरह से पूछताछ के लिए लोगों को बुला रही है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कि ईसीआईआर जो होती है, जो एफआईआर ईडी जो कंप्लेंट लिखती है उसकी कॉपी अक्यूज को देना जरूरी नहीं है। हालांकि और कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि प्रेडिकेट ऑफेंस यानी कि ईडी के जो कानून है उसमें एक पॉइंट ये पिटिशनर्स ने रेज किया था कि अगर जो पहले का जो ऑफेंस है, जैसे सीबीआई ने कोई केस दाखिल किया, एफआईआर करी, उसके बाद आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाला, तो अगर उस केस में आप बरी हो गए या वो केस में एफआईआर ही नहीं तो क्या ईडी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? उस पर कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो स्टैंड अलोन ऑफेंस है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है आज जो कोर्ट ने कहा है कि स्टैंड अलोन ऑफेंस को लेकर जो कहा गया है आज कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो होता है, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। लोगों ने कहा था, पिटिशनर्स ने कहा था कि इस तरह से अगर आप ये करें कि सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, कोई एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आप मनी लॉन्ड्रिंग कर देते हैं, उसको भी कोर्ट ने कहा है ये ऐसा हो सकता है ये कि मनी लॉन्ड्रिंग में हो सकता है। दूसरी बात ये भी कोर्ट ने कही है कि जो मुद्दा उठा था कि ईडी को जो एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं, जो पीएमएलए की अमेंडमेंट की गई है, वो मनी बिल के तहत कैसे की जा सकती है, वो मुद्दा अब 7 जजों की बेंच सुनेगी कि आखिर मनी बिल होता क्या है, वो उसमें किस तरह से पारित किया जा सकता है कोई मुद्दा। उसमें कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से आप पारित कर सकते हैं या नहीं, वो 7 जजों की बेंच देखेगी। प्रेडिकेट ऑफेंस में एफआईआर हुई है या नहीं, वो ईडी इंक्वायरी को नहीं रोका जा सकता। ये सबसे बड़ा कोर्ट ने आज फैसले में अपने कह दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुद्दा ये उठता है कोर्ट्स के सामने कि जो मेन ऑफेंस है कि किसी के खिलाफ करप्शन का केस है या डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस है या कोई भी और ऑफेंस का केस है, उसमें तो कोर्ट उसमें या तो बरी हो गए या फिर एफआईआर हुई नहीं, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू कर दिया। कोर्ट ने आज साफ कह दिया है कि ये किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो अलग ऑफेंस है, वो उस पर इंक्वायरी अलग से हो सकती है। और जो 2 कंडीशंस हैं बेल की, ये भी सबके लिए बहुत जरूरी रहेगा जानना नेहा, कि जो 2 ट्विन कंडीशंस हैं बेल की, उनको भी अपहोल्ड किया गया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक इकलौता ऑफेंस है भारत में जिसमें बेल के टाइम पर ही आपको ये दिखाना होता है कि प्राइमा फेसी आप गुनहगार नहीं है और आपने ऐसा कोई काम किया है, ये नहीं कहा जा सकता कि आपने कोई ऐसा काम किया है, क्योंकि वो जो इशू है हर किसी और ऑफेंस में ट्रायल का मुद्दा होता है कि आपने किया या नहीं किया, वो बाद में देखेंगे। अभी आप बेल पर ये देखिए कि आप दोबारा से कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे। लेकिन पीएमएलए में इकलौता ऑफेंस है, जब बेल लेने जब आप जाते हैं तब मजिस्ट्रेट को ये देखना होता है कि आपके खिलाफ क्या ऐसा कोई आरोप है जो जिसमें लग रहा है प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ की है, और अगर ऐसा लगता है कि आपने गड़बड़ की है तो बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि बेल जो स्ट्रिक्ट कंडीशन है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आज अपहोल्ड किया है, और ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर काफी सवाल उठे थे कोर्ट की हियरिंग के दौरान, और इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि जितने केस आप आजकल भी देख रहे हैं, जितने लोगों के खिलाफ पीएमएलए के केसेस बनते हैं, आप दिल्ली में सत्येंद्र जैन का केस देख लीजिए, आप उससे पहले ये कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम का केस देख लीजिए, आप ये तमिलनाडु के केसेस देख लीजिए, कर्नाटक के देख लीजिए, हर बारी बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सत्येंद्र जैन के केस में भी अगर आप देखें तो ईडी साफ कह रही है कि देखिए हमारे पास तो प्राइमा फेसी एविडेंस है, हम तो ये इन्वेस्टिगेट
कर रहे हैं कि पैसा खाया गया, इसलिए आप बेल नहीं दे सकते। नॉर्मल कोई भी केस, कोई भी और ऑफेंस होता है, कोई भी और आरोप होता है, तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, ये दलील नहीं होती है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ सबूत है, इसलिए आप इनको बेल नहीं दे सकते। ये सिर्फ और सिर्फ पीएमएलए में ये प्रावधान है और इन प्रावधानों को आज सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, जो बहुत बड़ी बात है देश में चल रहे केसेस के लिए। क्योंकि याद रखिएगा, देश में इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में 3000 से ज्यादा केस हैं, जिनमें बहुत सारे बैंक फ्रॉड के केस हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें लोगों ने लोन फ्रॉड्स करे हैं। आपने 5 प्रमुख बिंदु बताए और साथ ही जिस तरीके से आज लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है, ईडी की कई सारी चीजों को बरकरार रखा है, उनके दायरे में कई सारी पावर्स रखी गई हैं। क्या कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स भी सुप्रीम कोर्ट ने साइट किए जिन एग्जाम्पल्स के तहत इस पूरे फैसले को सुनाया गया? और साथ ही ये भी बताएं कि जो ये 5 अहम बिंदु आपने बताए हैं उनके दायरे को लेकर, इसमें सबसे ज्यादा याचिकाएं किस पावर को लेकर थी? देखिए नेहा, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल तो कोर्ट नहीं देती है, और वैसे भी जो अभी फैसला सुनाया गया है वो सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट जो है वो सिर्फ 5 से 10 मिनट को लेकर कोर्ट ने अपना जो मेन पॉइंट्स थे वो बताए हैं। अभी पूरी डिटेल्ड जजमेंट जो है वो हमारे सामने नहीं है। हालांकि ये याद रखिएगा, 242 याचिकाएं कोर्ट के सामने थी, जिनमें कार्ति चिदम्बरम की भी याचिका थी, शिवेंद्र मोहन सिंह की भी याचिका थी, अनिल देशमुख के साथ एक को अक्यूज थे, उनकी भी याचिका थी, बीएस हुड्डा के साथ एक लैंड स्कैम के को अक्यूज थे, उनकी भी याचिका थी, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ईडी इंक्वायरी के लिए एक याचिका आई थी, वो भी यहाँ पर थी। लेकिन ज्यादातर जो आप देखें वो बिजनेसमैन के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने बैंक लोन्स लिए हैं या बिजनेस में कुछ ठगी करी है। लेकिन आप अगर ये मेन बिंदु देखें, सबसे ज्यादा याचिकाएं जो थी वो इन्हीं चार मुद्दों पर थी कि क्या ईडी अफसर इस तरह से किसी को भी सामने अपने बुलाकर इंक्वायरी करके एकदम अरेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, नॉर्मल पुलिस ये काम नहीं कर सकती। नॉर्मल पुलिस को पहले एफआईआर करनी होती है, उसके बाद इंक्वायरी करनी होती है, उसके बाद नोटिस देके अरेस्ट होता है। ईडी और डीआरआई सिर्फ एजेंसियां हैं जो किसी को सवाल पूछने के लिए एज विटनेस बुला सकती हैं और वहीं के वहीं उसको अरेस्ट भी कर सकती हैं। ये मुद्दा सबसे पहले सबसे ज्यादा कोर्ट के सामने लड़ा गया कि बिना नोटिस की इस तरह से आप अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि ये पावर जो पावर है वो बरकरार रखी है। दूसरी बात, जो बेल का मुद्दा था कि आप इस तरह से बेल क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों इस तरह से किया गया है कि फाइनेंशियल जो क्राइम्स है उसमें बेल को इतना डिफिकल्ट रखा गया है कि ज्यादातर लोगों को कई महीनों तक बेल नहीं मिलती है, और जो पूरा ट्रायल चाहे जब तक चले लेकिन बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको भी कोर्ट ने बरकरार रखा है कि बेल के कंडीशंस जो हैं वो वाजिब है, वो आर्बिट्ररी नहीं है, और जो कोर्ट ने ये कहा है कि वो रीजनेबल है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है इस पीएमएलए एक्ट का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जो जिस वजह से एक्ट बनाया गया, जिस वजह से ये कानून बनाया गया, वो ये था कि फाइनेंशियल क्राइम्स पर और जो दूसरे क्राइम्स से लोग पैसा अर्जित करते हैं उसको फिर साफ पैसा दिखाकर वो उसका फायदा उठाते हैं, उस पर लगाम लगे। इसलिए उस पैसे की जो जिस पे पास वो पैसा आया है वो उस पैसे का मजा ना ले सके, इसलिए ये एक्ट बना है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये रीजनेबल नेक्सस है, क्योंकि ये इस वजह से है ताकि जिसने ये गंदा पैसा लिया है वो उसका इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए अटैचमेंट का प्रोविजन जो है, एक बिंदु मैं और बताऊंगी नेहा, अगर आप मुझे अगर 20 सेकंड और दें। अटैचमेंट प्रोविजन जो है उसको भी बरकरार रखा है कोर्ट ने, यानी कि ईडी जो है वो प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है, वो भी सही माना है कोर्ट ने। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कोर्ट के सामने आए थे, और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ये बोला गया था कि ईसीआईआर की कॉपी तो दे दीजिए अक्यूज को, ताकि उसको पता तो हो कि उसके खिलाफ आरोप क्या है। कोर्ट ने कहा है कि ईसीआईआर कॉपी देना जरूरी नहीं है, केस बाय केस के बेसिस पर मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड कर सकता है कि कॉपी या कोई डिटेल्स देनी है या नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी कोर्ट ने आज फैसले में अपनी बात कही।